नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका 12th प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने बीएससी बीएड 4th ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट ए का सॉल्यूशन किया था। उसी पेपर का ये पार्ट बी के सॉल्यूशन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम आज लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका वो है कॉप्टन इफेक्ट या फिर कॉप्टन प्रभाव किसे कहते हैं। तो दोस्तों कॉप्टन इफेक्ट है, ये कॉप्टन इफेक्ट आपका एक साइंटिस्ट ए.एच. कॉप्टन के द्वारा दिया गया था। साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसमें उनको कुछ नई चीज पता चलती है। तो उन्होंने इस ए.एच. कॉप्टन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था दोस्तों, एक सतह ली थी या एक सरफेस ली थी या एक फिल्म ली थी। किसकी ली थी दोस्तों, एक सरफेस ली थी इसने एल्यूमिनियम, किसकी दोस्तों, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट की एक सतह ली। उसके ऊपर उसने क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सी थी, एक्स रे या फिर गामा रेज। कौन सी थी, एक्स विकिरणें थी या फिर गामा विकिरणों को जब इसने एल्यूमिनियम या फिर ग्रेफाइट की सतह पर डाला तो क्या हुआ, यहां से कुछ रेज क्या हो रही थी, स्कैटर्ड हो रही थी या फिर प्रकीर्णित हो रही थी। क्या हो रही थी दोस्तों, आपकी स्कैटर्ड हो रही थी या फिर प्रकीर्णित हो रही थी। तो अब यहां पर इसने एक्स रे या गामा रेज डाली, यहां ये एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट की सतह से टकराकर वापस स्कैटर्ड हो गई या फिर प्रकीर्णित हो गई। तो दोस्तों ये प्रकीर्णित रेज है या फिर ये स्कैटर्ड रेज है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी, एक कोई भी एक रेज होती है, कोई एक विकिरण होती है, उसकी एक होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए बोले तो आवृत्ति होती है। और दूसरी उसकी क्या होती है दोस्तों, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य होती है। क्या होती है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य होती है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे या गामा रेज एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट की सतह पर डाला, तब इसने देखा कि स्कैटर्ड जो है या फिर प्रकीर्णित जो विकिरणें हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो पहले जो आपकी आपतित किरण थी या इंसिडेंट रेडिएशन थी उससे क्या है, कम है। क्या कम है, आवृत्ति कम है और उसकी वेवलेंथ है वो ज्यादा है। यानी आपकी इसकी जो वेवलेंथ थी, जो इंसिडेंट रेडिएशन या फिर आपतित विकिरण की जो रेडिएशन, आपतित विकिरण की जो वेवलेंथ थी वो क्या है, वापस स्कैटर्ड की ज्यादा है। किससे ज्यादा है, आपतित से ज्यादा है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी आवृत्ति जो है वो आपतित से क्या है, कम है। तो इस प्रकार की जिसकी आवृत्ति क्या थी, कम थी और वेवलेंथ या फिर तरंगदैर्ध्य क्या थी, ज्यादा थी, इस प्रकार की रेज का एक पुंज या फिर एक समूह या एक ग्रुप दिखाई दिया। क्या हुआ, जब उसने एक्स रे या गामा रेज को एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट की सतह पर आपतित किया तब उसको एक ग्रुप या एक समूह या एक पुंज दिखाई दिया। किसका, स्कैटर्ड लाइट का या फिर प्रकीर्णित विकिरणों का। उस विकिरणों की खास बात क्या थी कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति थी वो आपतित विकिरण की आवृत्ति से कम थी, लेकिन उसकी जो तरंग दैर्ध्य थी या फिर उसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या थी, आपतित विकिरण से ज्यादा थी। तो इस प्रकार की जो विकिरणें प्राप्त हुई थी इनको बोला था कॉप्टन रेखाएं। क्या बोला था, कॉप्टन रेखाएं या फिर कॉप्टन लाइंस। अब बात आती है कि ये वाली विकिरणों का एंगल क्या होगा, उसके बेसिस पर इन्होंने एक समीकरण दिया था, उसी को क्या बोला था इन्होंने, कॉप्टन इफेक्ट बोला था। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया कॉप्टन इफेक्ट होता क्या है, एक बार फिर से सुन लो। जब कभी एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट की सतह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेशली एक्स रे या फिर गामा रेज, कौन सी, एक्स रे या फिर गामा रेज को डाला जाता है, तब क्या होता है, स्कैटर्ड होती है कुछ या प्रकीर्णित कुछ विकिरणें होती है। उन प्रकीर्णित विकिरणों का एक गुणधर्म होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी, यानी हिंदी में बोले तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो आपतित विकिरण की आवृत्ति से क्या होती है, कम होती है, लेकिन उसकी वेवलेंथ या फिर उसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो आपतित या फिर इंसिडेंट रेडिएशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस प्रकार के रेडिएशन का एक पुंज या इस प्रकार की रेडिएशन का एक समूह प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉप्टन रेखाएं बोलते हैं। और इस प्रभाव को, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी में बदलाव हुआ है, इसकी वेवलेंथ में जो बदलाव हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉप्टन इफेक्ट बोलते हैं। अब दोस्तों आई बात समझ में, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो एंगल होगा, यानी जो स्कैटर्ड एंगल है, ये कैसे हम मेजर करेंगे और
कॉप्टन शिफ्ट या फिर कॉप्टन विस्थापन क्या होता है, तो ये वाला आपको बनाना है, लेकिन आपको भाषा क्या लिखनी है वो आपको पता ही है, कहां मिल जाएगी आपको, हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि वो थीटा किसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने एक नेट से एक इमेज डाउनलोड की थी, उसको एक बार ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ओपन। यहां पर मैंने छोटे से भाग में रखा था। ठीक है दोस्तों, ये मान लो आपको इस डायग्राम की सहायता से हम क्या करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। अब किसी भी सरफेस, ऐसा एल्यूमिनियम की हो, चाहे ग्रेफाइट की हो, किसी की भी हो, उसके अंदर क्या होता है, एटम से मिलकर बनी हुई होगी, एटम से मॉलिक्यूल्स बना होगा, मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, सरफेस होगी। अब हम एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर आ जाते हैं। मान लो यहां पर एक एटम का बाह्यतम, एटम को बाहर से दिखाया गया है। क्या किया गया है, एटम को दिखाया गया है। अब इस एटम यानी एक परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही यहां से ये वाली रेडिएशन कौन सी है, ये वाली अपने है एक्स रे या फिर गामा रे। जैसे ही एक्स रे या गामा रे को एल्यूमिनियम की सतह पर टकराया होगा तो क्या हुआ होगा, एक एटम होगा, एटम में सबसे बीच या परमाणु के सबसे बीच में क्या है, नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ क्या लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे होते हैं। इन बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो क्या हुआ होगा कि जैसे ही ये एक्स रे या फिर गामा रेज आई है, इसने क्या किया है दोस्तों, इसके सबसे बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा दे दी है। क्या किया है, इसके सबसे बाहर वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित था उसको क्या कर दिया, कुछ भाग एनर्जी का या ऊर्जा का दे दिया है। तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने उस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, उस ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया था या एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद में ये यहां से वापस टकराकर स्कैटर्ड हो गई या फिर प्रकीर्णित हो गई। तो दोस्तों जिस इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण की थी वो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा को वापस क्या करेगा, ऊर्जा का पैकेट या फोटोन के रूप में वापस ऊर्जा को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो उसी बात को दर्शाया गया। जैसे ही यहां से एक्स रे या गामा रेज एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट के एक पर्टिकुलर एटम के बाह्यतम कोश में या सबसे आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर जाके लग गई है। वैसे ही लगने के बाद में यहां पर क्या हुआ है, वापस वो वाली रेज थी वो स्कैटर्ड हो गई है। इस प्रकार से आई बात समझ में, ये क्या हुआ, वो रेज स्कैटर्ड हो गया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ने जो इस रेडिएशन जो कौन सी आपतित है या फिर इंसिडेंट रेडिएशन है, उससे कुछ एनर्जी या उससे कुछ ऊर्जा ली थी, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी अब रिलीज कर रहा है। तो वो रिलीज कर रहा है कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ दोस्तों। अब क्या है, इसके बीच का कोण है फाई और इसके बीच का कोण क्या है, थीटा। फिर कॉप्टन ने क्या बोला, कॉप्टन ने बोला कि यहां पर जब आप रेडिएशन डाल रहे थे, मान लो कि आपकी जो आपतित रेडिएशन है क्या है दोस्तों, एक चौक की सहायता से मैं समझाता हूं आपको। अच्छा ठीक है, ऐसे समझाते दो। आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है क्या है, आपकी इंसिडेंट रेडिएशन या फिर आपतित विकिरण जो थी, मान लो उस वेवलेंथ को किसके दर्शाते हैं, लैम्डा से। अब क्या है, वो वाली आपको मैं मान लूं लैम्डा नॉट है। क्या है, लैम्डा नॉट है। अब मैं मानता हूं कि इस वाली वेवलेंथ को दर्शाया लैम्डा से, लैम्डा नॉट है। कौन सी, आपत्ति जो हमने डाली थी। उसके बाद में कुछ ऊर्जा उसमें से ग्रहण हो गई, वापस क्या निकल गई, बाहर क्या निकल गई, आपकी जो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा बड़ी हुई वेवलेंथ वाली निकल गई। तो हम इसमें से किसको रिमूव कर देते हैं, इस वाली वेवलेंथ को। आई बात समझ, इसकी वेवलेंथ को माइनस कर देंगे तो इसके बराबर जो डेल्टा लैम्डा या लैम्डा में जो विस्थापन आएगा या विकिरण, उसकी तरंग दैर्ध्य, विकिरण की तरंग दैर्ध्य में जो विस्थापन या शिफ्ट आएगा उसी को क्या बोलते हैं, कॉप्टन शिफ्ट या फिर कॉप्टन विस्थापन। क्या बोलते हैं, कॉप्टन शिफ्ट या फिर कॉप्टन विस्थापन। एक बार फिर से सुनो कि जब कभी भी किसी ग्रेफाइट या एल्यूमिनियम की सतह पर जब हमने क्या किया है, एक्स रे या फिर गामा रे को आपतित किया, उसके बाद में स्कैटर्ड जो थी, स्कैटर्ड रेज थी या स्कैटर्ड आपकी विकिरणें थी, उसकी तरंग दैर्ध्य में हुए विस्थापन को या उसके तरंग दैर्ध्य में हुए बदलाव को क्या बोलते हैं, हम कॉप्टन विस्थापन या फिर कॉप्टन शिफ्ट बोलते हैं। तो ये डेल्टा लैम्डा है। इस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू इस थीटा की सहायता से कैसे निकाली जा सकती है, इसको किसने दिया था, इसको एक कॉप्टन ने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या था आपका, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 1 अपॉन नहीं, इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी और 1 माइनस कोस थीटा। आई बात समझ, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस थीटा। या आपका एच क्या है, ये है आपका प्लांक कांस्टेंट। क्या है, क्या है दोस्तों आपका प्लांक कांस्टेंट या फिर प्लांक नियतांक। एम आपका क्या है, एम है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
और आपका सी क्या है, सी है आपका प्रकाश का वेग या फिर जो आपका लाइट आ रही है उसका, जो आपका सूर्य की लाइट आती है उसका वेग क्या है। ठीक है, उसके बाद में थीटा आपको कहां से पता चल जाएगा, ये स्कैटर्ड लाइट से यहां से थीटा पता चल जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, उसकी तरंग दैर्ध्य में कितना विस्थापन हुआ। तो दोस्तों ये था आपका कॉप्टन इफेक्ट, इतना आपको एग्जाम में लिख के आना है। और इस फॉर्मूले को ही क्या बोलते हैं, कॉप्टन सूत्र या फिर कॉप्टन समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पार्ट ए में भी पूछा गया था और पार्ट बी में भी। पार्ट ए में शॉर्टकट में यहाँ पर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना है, उसी को सेम क्वेश्चन है आपका बिल्कुल एज इट इज। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, पार्ट ए में आप पढ़ के आए हो क्या है कि उसमें अब ये पहले वाले क्वेश्चन से काफी ज्यादा रिलेट करेगा। इसमें क्या था कि जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो वो क्या करती है, उस एक इलेक्ट्रॉन को पूरे को रिमूव कर देगी। क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको मैं बताना चाहूं तो उसमें भी एक धातु की सतह ले ली। किसकी सतह ली, पिछली बार हमने कॉप्टन इफेक्ट में किसकी लेते, एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट की। इसमें किसी भी धातु की एक सतह ली, मान लो कोई भी एक धातु है उसकी आपने सतह ली और उसकी आपने सरफेस ली, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालनी है। क्या डालनी है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी होगी, जो आपको आंखों से दिख सकती है, पराबैंगनी या फिर दृश्य प्रकाश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालनी है। क्या डालनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण डालनी है। कौन सी, पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश की। जब आप किसी धातु की सतह पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो तब क्या होता है, इसके अंदर भी ये सतह भी किसकी बनी हुई होगी, मॉलिक्यूल से बनी हुई, मिलकर बनी हुई होगी। और मॉलिक्यूल किसके मिलकर बने हुए होते हैं, एटम से या परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी अणु किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों उस परमाणु में भी क्या होगा, बाह्यतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, मान लो ये आपका प्रोटॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, और सबसे बाहर वाले कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ये फर्स्ट कोश का होगा, ये मान लो आपका सेकंड कोश का इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो क्या होगा, जैसे ये एनर्जी इसको प्राप्त होगी तो क्या होगा, ये सबसे बाहर वाले कोश का ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक, यानी इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सबसे बीच में क्या हो गया आपका प्रोटॉन, इसके चारों तरफ आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल आसानी से समझो, पार्ट ए में यदि नहीं समझ में आएगा तो यहाँ तो 100% आ ही जाएगा। अब दोस्तों इसके चारों तरफ मान लो ये इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, क्या चक्र लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ये रेडिएशन आप डालोगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन पराबैंगनी या कुछ डाली आपने, कौन सी, दृश्य प्रकाश की या फिर विजिबल रीजन की, ये क्या करेगी, यहां पर मान लो कोई आपका इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से क्या हुआ होता है, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है या फिर आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब इनके बीच में क्या लगा हुआ है दोस्तों, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये 11-12 से पढ़ते आए हो। तो उसमें क्या होगा, अब ये वाला इसके बीच में फोर्स था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में बंधे हुए थे। अब ये क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, हमने कॉप्टन इफेक्ट में भी क्या पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ भाग ग्रहण कर लेता ऊर्जा का। यहां पर भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा दी जाती है। कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन ये ऊर्जा इतनी देनी है आपको, ये इस ऊर्जा का मान इतना होना चाहिए कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, किस किस के बीच में, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में, नाभिक या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है या फिर जो आकर्षण बल है उसको तोड़ दे, इतनी एनर्जी आपने दे दी तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरा ही रिमूव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरा ही बाहर की तरफ निकल गया। यानी दोस्तों आपका जो घरों में किसी ने सोलर प्लेट लगा रखी है या फिर सौर ऊर्जा प्लेटें लगा रखी है, तो दोस्तों उसमें यही होता है, विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत प्रभावी होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन करंट के रूप में इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही दोस्तों अब यहां से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया दोस्तों, सतह छोड़ के निकल गया। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आती है कि ये वाली एनर्जी कितनी होनी चाहिए। भाई ऐसी कौन सी ऊर्जा दे, ऐसी कौन सी ऊर्जा दे कि ये वाला बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए।
क्या हो जाए, ये वाला बंध जो है किस किस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स या फिर आकर्षण बल है, उसको तोड़ने उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वाली जो एनर्जी या ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा, या फिर आपकी दहेली आवृत्ति की ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, जितनी दहेली ऊर्जा होती है। दहेली ऊर्जा का मतलब यह हुआ कि वो एनर्जी जो क्या करती है, सबसे बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मुक्त करवा सके या फिर नाभिक से उसका बॉन्ड को तोड़ सके, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, दहेली ऊर्जा बोलते हैं, या फिर दहेली फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा होगी आपकी। तो उतनी यदि आपने दहेली ऊर्जा की जितनी एनर्जी दी है, क्या किया आपने, दहेली ऊर्जा या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जितनी आपने एनर्जी दी है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये पॉइंट आपको नीचे लिखना है। ये तो क्या हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बता दिया। अब उसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको और लिखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे कि यदि या फिर हमने जो एनर्जी दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जितनी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यानी तो ही आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित होगा। यदि उस, और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, यदि हमारी आपतित विकिरण जो है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी जो आवृत्ति है वो दहेली आवृत्ति से कम है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है दोस्तों, कम है, तो वो इस बॉन्ड को या वो इस बंध को ब्रेक नहीं कर पाएगी या फिर तोड़ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। यानी दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि यदि किसी भी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रदर्शित करना है दोस्तों, तो आपको मिनिमम क्या करना होगा, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जितनी एनर्जी या जितनी ऊर्जा आपको देनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या हो सके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सके और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। फिर थर्ड बात आ जाती है, क्या हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दे दें, यानी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी ऊर्जा दहेली ऊर्जा से ज्यादा हो या इसकी फ्रीक्वेंसी दहेली आवृत्ति से ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो दोस्तों जितनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, यहां से मुक्त किया जा सकता है। अरे आई बात समझ में। तो ये वाला जो फिनोमिना है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो सबसे ज्यादा देखा जाता है दोस्तों आपका सीजीएम के अंदर। किस में देखा जाएगा, सीजीएम के अंदर। सीजीएम के अंदर यानी ये वाली जो दहेली ऊर्जा का मान है ये सीजीएम के अंदर सबसे कम होता है। क्यों कम होता है दोस्तों, क्योंकि सीजीएम आपके सबसे नीचे की तरफ आएगा पहले वाले कक्ष में। तो यार नीचे की तरफ जैसे ही सबसे नीचे नहीं बीच में आएगा सबसे नीचे, यानी ये वाला जब ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो गया यहां पर सीजीएम आता है। आई बात समझ में, हलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, आई बात समझ। तो ये सस्ती वाला यहां पर मामला आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आपका इसका साइज बढ़ गया, इसका आकार में क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। जब इसके आकार में वृद्धि हो गई तो इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी भी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई दोस्तों तो उसका आकर्षण फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स का मान क्या हो गया, कम हो गया। जितना ज्यादा दूर जाएगा वो उतना ही ज्यादा दुर्बल बंध बनता जाएगा या फिर उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा दोस्तों। इसकी वजह से इसको थोड़ी सी एनर्जी या फिर थोड़ी सी ऊर्जा, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यदि थोड़ी सी ऊर्जा वाली होगी तो भी वो क्या करेगी, सीजीएम के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवा देगी। सीजीएम के सबसे बाहर वाले कोश में जो दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, जिसकी वजह से कौन सा प्रभाव दिख जाएगा आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख जाएगा। तो सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका किस में होगा दोस्तों, सीजीएम में उपस्थित होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर का, ये उसमें एक डायग्राम बताना रह गया। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम है, वैसे मैंने ये पार्ट ए में भी दिखाया था आपको, फिर भी देख लो, किसी को थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए तो अपने लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, गूगल पे था तो हमने सोचा आपको भी दिखा दें, हम अकेले क्यों देखें।
ठीक है दोस्तों, यही था आपकी ये वाली क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। ये आपको क्या दिखा रहा है कि बीच में क्या है, नाभिक है। इस नाभिक के चारों तरफ क्या लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे थे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, उसने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक से क्या कर दिया, मुक्ति दिला दी। मुक्ति देने के बाद में कहाँ ये रवाना हो गए दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर का रेखा चित्र बनाइए एवं इसके प्रत्येक भाग का वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर क्या बताना है दोस्तों, आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है। मान लो दोस्तों आपने सुन रखा होगा, मान लो मैंने ये इतना तो पता, ये जल हो गया, ये D2O, ये भारी जल हो गया। आई बात समझ, ऐसे बोलते कि ये जल है, ये भारी जल है। अब मैं आपके सामने कोई सैंपल ला के रख दूं पानी का, किसका, जल देवता का, तो क्या आप बता सकते हो कि इसमें D2O है या फिर H2O है? आप बिल्कुल भी अपनी आंखों से देखकर नहीं बता सकते दोस्तों। तो क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर, क्या होता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड का, किसी भी केमिकल कंपाउंड या फिर रासायनिक जो आपका संगठन है किसी चीज का, उसके बारे में डिटेल देता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने मान लो सैंपल डाला तो वो ये बता देगा कि इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, या इसमें हाइड्रोजन है या नहीं है, या इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी बहुत सारे भाग है। सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी को, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरा होता है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज जो हमें पढ़नी है वो सिर्फ क्या पढ़नी है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी दोस्तों आपको इसमें और ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बताने का यदि प्रयास करो दोस्तों, तो आपने ये पढ़ रखा होगा एग्जाम, यदि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, बहुत जगह यूजेज होता है। यदि आप प्रैक्टिकल में तो हर बार एमएससी करोगे तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानने को मिल जाएगा। उसके बाद में अब बात आती है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती कैसी है, वो एक मशीन है, एक टेक्निक है, तो वो कैसी दिखती होगी, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो करते हैं स्टार्ट। यहां पर भी गूगल पे फोटो मिल रहा था तो हमने उठा लिया, ठीक है, इसको देख लो। फिर इसी की सहायता से मैं क्या करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। लगता है उसको आना नहीं है, गायब हुआ जा रहा है बार बार। ये लो, कोई बात नहीं, हम दोबारा ले आएंगे, कहीं तो मिलेगा। क्या होगा दोस्तों, कहीं तो मिलेगा, और नहीं मिला तो हम बना देंगे। ज़्यादा ही भाव खाया तो हम बना देंगे। नहीं मिल गया, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक डायग्राम है। इस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें किसी भी सैंपल के या कोई एक आपका सोर्स होगा, यानी दोस्तों आपको मैं छोटी सी भाषा में और थोड़ा रिलेट करके बताना चाहूँ। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि जहरीली शराब पीने से टपक गए, तो जहरीली शराब में मान लो आपका क्या है, मेथनॉल है, आपका क्या है, मेथनॉल है, और पीते हैं वो क्या है आपका, हम नहीं पीते दोस्तों, जो पीते हैं उनका, जो पीते हैं उसमें क्या होता है, जो दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उसमें होता है एथेनॉल। क्या होता है दोस्तों, आपका एथेनॉल होता है, और यदि मेथनॉल पी लेते हैं तो उसकी मौत हो जाती। तो दोस्तों इसका पता कैसे लगाया जाता है कि ये मेथनॉल है या एथेनॉल है, तो इस प्रकार के कंपाउंडों को सेपरेट करना होता है। तो ये टेक्निक है या तकनीकें काम में ली जाती है स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, मान लो आपको पता करना है किस किस के बीच में, आपको पता करना है एथेनॉल और मेथनॉल के बीच में पता करना है। किसके बीच में दोस्तों पता करना है, आपको एथेनॉल और मेथनॉल के बीच में पता करना है। क्योंकि एक तो क्या है, थोड़ी फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन उससे मौत नहीं होती है, और एक से क्या हो जा रही है, आपकी सीधी मौत हुए जा रही है दोस्तों। तो यहां पर मान लो आपका मेथनॉल है और यहां पर आपका क्या है, एथेनॉल है, इसके अंदर आपका क्या है, एथेनॉल है। ये दोनों एल्कोहल है आपके। अब इन दोनों एल्कोहल में आपको सेपरेट करना है। दो बोतलें आपके सामने लाके रख दी है, तो आप इसको कैसे बता पाओगे, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते या फिर केमिस्ट्री के आप एक रिसर्चर होने के नाते आप कैसे पता लगोगे, तो आप किसकी हेल्प लेते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ले सकते हो। इसमें क्या होगा, यहां पर एक आपकी सैंपल सेल बनी हुई है, क्या बना हुआ है, यहां पर आप अपना सैंपल रख सकते हो। इस सैंपल से आपने क्या किया, मान लो इसमें से आपने थोड़ी सा एक छोटी सी ट्यूब बनी हुई होगी क्वार्ट्ज की, किसकी बनी हुई है, तो दोस्तों पारदर्शी ग्लास, यानी आमने सामने दिखे वैसा एक कांच का टुकड़ा हो, कांच की बनी हुई चारों तरफ से कैसी स्क्वायर शेप में, कैसी स्क्वायर शेप में बनी हुई आपकी एक क्या होती है, ट्यूब होती है। उसके अंदर मान लो आपने इसको डाल दिया, किसको डाला, पहले मेथनॉल को डाल दिया।
अब क्या होता है, यहां पर आपको लाइट का सोर्स देना पड़ेगा या फिर लाइट का स्रोत देना पड़ेगा। ये क्या होती है, आपकी रेडिएशन होगी या फिर रेज होगी। क्या होगी दोस्तों, आपकी रेडिएशन होगी। ये कौन सी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप विद्युत चुंबकीय विकिरण आपने डाल दी। सबसे पहले काम आता है चॉपर का। ये क्या करेगा, आपको कौन सी रेडिएशन चाहिए, रेडिएशन के अंदर भी आपका कौन सा एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल रे, माइक्रोवेव, कॉस्मिक रे, कौन सी रेज आपको चाहिए, ये वाला आपको क्या करेगा, सिलेक्ट करके देगा। यहां पर आपने मान लो, यहां आपने सिलेक्ट करके भी भेजा है, क्या सोर्स आपने मान लो सिर्फ यूवी रेज का भेजा है या सोर्स आपने मान लो सिर्फ कॉस्मिक रेज का भेजा है, फिर भी दोस्तों क्या होगा, ये क्या करेगा, थोड़ी बहुत कुछ इंप्योरिटीज रहती है तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांट देगा। प्लस अब क्या होगा, मान लो आपने यहां पर मेथेनॉल डाला है, तो मेथेनॉल तो आप यहां रख दोगे, कहां रख दोगे, सैंपल कंपार्टमेंट के अंदर, यहां पर नमूना क्षेत्र के अंदर आपने क्या कर दिया, ये वाली ट्यूब आपने रख दी। दूसरा क्या होगा, इस बीम में से यहां से आपकी एक रेडिएशन आ रही थी, इसको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटकर एक को तो सीधा किसके, इस नमूने के ऊपर या इस सैंपल के ऊपर आपने क्या कर दिया, डाल दिया। दूसरे में क्या कि यहां पर एक और भाग ऐसी ऐसी क्वार्ट्स रखी जाएगी दोस्तों, वो उसमें क्या किया गया, कोई रेफरेंस या फिर कुछ नमूना रखा जाएगा जो पहले से उसकी हमने क्या कर रखी है, स्टडी कर रखी है, उसका ग्राफ हमारे पास पहले से आया हुआ है, उसको हम रख देंगे। मान लो हमने पहले किसी एक कंपाउंड के बारे में रिसर्च किया था, हमें पता चल गया है कि ये कहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कहां पर अवशोषण कर रहा है, उस वाले को पता रह जाए, यानी इसकी डाटा है या इसकी वैल्यू जो आती है वो हमें क्या है, पता है, हमारे को इसकी चीज का पहले से अनुभव है, उस चीज को हमने इसमें रख दिया। फिर इस रेडिएशन को वापस यहां पर क्या लगे हुए हैं दोस्तों, आपके लेंस लगे हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, इस रेडिएशन को वापस इसके अंदर क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये दोनों जाएंगे आगे जाकर के मोनोक्रोमेटर के ऊपर, मोनोक्रोमेटर या फिर एक वर्णक इसको बोलते हैं। अब ये मोनोक्रोमेटर या फिर एक वर्णक दोस्तों आपका क्या काम करेगा, ये आपका मोस्टली रोटेटिंग प्रिज्म होगा। क्या होगा, रोटेटिंग प्रिज्म होगा। अच्छा, यहां जाने से पहले यहां आओ वापस। अब क्या है, यहां पर जो आपका सैंपल था, यहां पर आपका जो सैंपल था, इसमें से जैसे ही ये रेडिएशन निकलेगी, जैसे ही ये विकिरण निकलेगी, तो ये सैंपल क्या करेगा, कुछ भाग में उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, कुछ भाग में उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा या कुछ भाग में उस ऊर्जा को अवशोषण करेगा। इसीलिए इसको कैसा बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर। आई बात समझ में, यानी यहां पर आप इस सैंपल के ऊपर कोई रेडिएशन डालते और वो क्या करता, इसके अंदर कुछ और भाग में ऊर्जा ऐड कर देता या कुछ और इसकी इस ये वाली जो रेडिएशन थी उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता, तो हम कैसा बोलते, एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर। कैसा बोलते दोस्तों, एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन इस वाले सैंपल ने क्या किया है, कुछ भाग में उस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है या इसकी ऊर्जा का कुछ भाग इसने अपने पास में रख लिया है दोस्तों, तो इसको हम कैसा बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलेंगे दोस्तों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमीटर। अब यहां से यहां पर मान लो आपकी जो ऊर्जा थी, यहां पर ऊर्जा क्या होगी, इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई है। यहां पर जितनी इंटेंसिटी कम हुई है ये जाएगी किसके ऊपर, मोनोक्रोमेटर के ऊपर दोस्तों। किसके ऊपर जाएगी दोस्तों, मोनोक्रोमेटर के ऊपर जाएगी। मोनोक्रोमेटर या फिर एक वर्णक, ये एक प्रिज्म होता है दोस्तों। प्रिज्म का काम क्या होता है या फिर एक प्रिज्म का क्या काम होता है दोस्तों, आपने देखा होगा पीछे से ऐसा ये रोटेट प्रिज्म रखा हुआ है, यहां पर एक लाइट डालते हो, आगे जाकर को 7 अलग अलग कलर या अलग अलग कलर के भागों में उस लाइट को क्या कर देगा, फैला के रख देता है। यहां पर इसका काम भी यही है। यहां से जो रेडिएशन आई है, यहां से आपने यहां से जो रेडिएशन डाली है और यहां पर जो रेडिएशन आई है, इसमें कौन सी रेडिएशन को इसने ग्रहण किया है, यानी किस वेवलेंथ को या फिर किस वेवलेंथ की विकिरण को इसने एब्जॉर्ब किया है, हमें वो देखना है दोस्तों। क्योंकि हमें तभी जाके पता चलेगा कि ये कंपाउंड हमने डाला है यहां पर, ये कौन सा है। क्योंकि एक कंपोनेंट फिक्स होता है कि ये इस वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा या इस तरंग दैर्ध्य को ही ये अवशोषण करेगा दोस्तों। तो जो यहां पर ये एब्जॉर्ब करेगा, इसको पता लगाने के लिए उस एक जो विकिरण का पुंज जो आ रहा था उसको फैला के देखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर मान लो पहले 7 कलर थे, तो मान लो उसने रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो दोस्तों आपका रेड कलर है वो ऐसे ब्लैक स्पॉट के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, खाली जगह आ जाएगी, उसकी जगह कोई भी कलर शो नहीं होगा। तो जैसे ही मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, इसको
फैला के आगे की तरफ भेज देगा। आगे दोस्तों आपका लगा होता है डिटेक्टर। क्या लगा हुआ होता है दोस्तों? डिटेक्टर। ये डिटेक्टर के पास में सब जानकारी होती है कि हमने यहां से कौन सी रेडिएशन डाली है, क्या किया है, हमने यहां से कौन सी रेडिएशन डाली है, प्लस ये सैंपल ने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, इसके बारे में कौन बता देगा? मोनोक्रोमेटर फैला के दे देगा। तो यहां पर इसको पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशन डाली थी और इस भाई साहब ने कौन सी रेडिएशन को ग्रहण किया है। इसके आधार पर डिटेक्टर ये इंफॉर्मेशन किसको दे देता है दोस्तों? आपका एक कंप्यूटर को दे देगा दोस्तों। किसको दे देगा? एक कंप्यूटर को दे देगा। ये कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों? आपका इस प्रकार से कुछ ग्राफ बना देगा दोस्तों। जैसे आपने ईसीजी करवाई होगी वैसे ही एक कुछ ग्राफ बना देगा। ये ग्राफ किसको शो करेगा दोस्तों? कि आपका जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की है या आपने इसकी विकिरण जो अवशोषण हुआ है दोस्तों, वो किस क्षेत्र की है, वो किस फील्ड की है। और हमारे पास में कुछ रेफरेंस वाला था, उसका भी ग्राफ अपने पास में होगा और इसका ग्राफ हमने बाद में ले लिया। इन दोनों ग्राफ को देख करके हम स्टडी करके, हम रिसर्च करके ये बता सकते हैं कि ये वाला सैंपल जो है आपका कौन सा है। तो इतना बड़ा कठिन काम है दोस्तों, इसमें हर बात को ध्यान रखना भी जरूरी होता है। तो ये कुछ इस प्रकार की आपकी होती है अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सैंपल सेल जो होगी आपकी दोस्तों, वो क्या करेगी? रेडिएशन या फिर विकिरण का कुछ भाग को क्या करेगी दोस्तों? एब्जॉर्ब करेगी या कुछ भाग को क्या करेगी? अपने अंदर ग्रहण कर लेगी। इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है दृढ़ घूर्णक के ऊर्जा स्तर को समझाइए। ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का या रोटेशनल स्पेक्ट्रोमीटर का, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। कौन सा? घूर्णन स्पेक्ट्रोमीटर का। इसमें क्या होता है इस पेन की सहायता से आपको समझाता हूं। मान लो अब ये वाला वहां पर आपने सैंपल सीधा रख दिया, वहां पर हम एक जनरल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे, वो भी कौन सी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फैल जाती है। तो अब उसका एक पार्ट आता है आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोमीटर या फिर घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस बात को समझते हैं। आपका कोई भी कंपाउंड है, मान लो वो कंपाउंड कौन सा है? हाइड्रोजन के साथ में Cl यानी HCl आपका कोई कंपाउंड है। अब इसका अध्ययन करने के लिए इसको क्या किया जाएगा? एक कोई भी आपका कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई अणु है, उसमें कौन कौन सी गतियां उपस्थित होती है, कौन कौन से मोशन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों सबसे कम ऊर्जा में जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन या फिर स्थानांतरण गति। दूसरा होता है आपका रोटेशनल या फिर घूर्णन। तीसरा होता है दोस्तों आपका वाइब्रेशनल या फिर कंपन। ये तीन प्रकार के मोशन या तीन प्रकार की गतियां किसमें पाई जाती है? किसी एटम के अंदर या किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाएगी। ये आपकी ट्रांसलेशनल होगी, ये कोई एक एटम शो करता है, लेकिन ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल कौन शो करता है? यानी आपका घूर्णन गतियां और वाइब्रेशनल कौन शो करता है? कोई एक मॉलिक्यूल शो करेगा दोस्तों। अब मान लो ये वाला मॉलिक्यूल्स है, क्या करते हैं दोस्तों इसको? ये वाला मान लो आपका मॉलिक्यूल्स है, ये आपका क्लोरीन है और ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है। ये क्या है? आपका क्लोरीन है और ये क्या है? आपका हाइड्रोजन है। तो दोस्तों ये वाला मान लो क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। क्लोरीन का आपको पता है वेट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कम होगा। मैंने कुछ इस प्रकार से इसको रख दिया। ये क्या है दोस्तों? आपका क्लोरीन, ये क्या है? हाइड्रोजन। अब यहां पर आपको पता है कि इसका वेट का सेंटर का आएगा लगभग थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ आएगा। क्या आएगा? थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ आएगा, क्योंकि क्लोरीन भारी है। आई बस में यहां पर इसका सेंटर है किसका? इसके द्रव्यमान का या इसके मास का सेंटर है। अब मैं इसको यदि इस प्रकार से घुमाता हूं, इस प्रकार से घुमाता हूं, और इस प्रकार से घुमाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उसके आधार पर इस ऐसे ऐसे कंपाउंडों की क्या की जा सकती है? स्टडी की जा सकती है या फिर अध्ययन किया जा सकता है। ये हो गया आपका रोटेशनल यानी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा होता है वाइब्रेशनल। कौन सी होती है? वाइब्रेशनल। हमें यहां पर सिर्फ घूर्णन से मतलब है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइब्रेशनल आ जाए तो वो भी समझ लो। यानी मैं इसके बीच की बॉन्ड लेंथ को बढ़ाऊं घटाऊं, बढ़ाऊं घटाऊं, यानी इसके बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लेंथ फिक्स है। अब मान लो मैंने इस बॉन्ड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश की, तो ये यहां तक मान लो आपकी
बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, वापस कम हो गई, वापस बढ़ गई, कम हो गई। बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद क्या हो सकता है, बॉन्ड इसमें से टूट भी सकता है। लेकिन घूर्णन में आपको क्या करना है, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करने के लिए, और सबसे बड़ा इसके अंदर है दृढ़ घूर्णन। तो दृढ़ घूर्णन की परिभाषा क्या होगी कि आपको इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, इसके बीच में जो आपकी बंद दूरी है वो फिक्स रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा यदि कोई आपका मॉलिक्यूल्स है जिसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही है और उसको रोटेट करवाया जा सकता है या उसको घुमाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं दृढ़ घूर्णन। क्या बोलते हैं दोस्तों, दृढ़ घूर्णन। तो इसके रोटेशन के लिए कितनी एनर्जी जरूरी होती है, उसी के अलग अलग, यानी एक मिनिमम कितनी एनर्जी देंगे तभी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, फिर और कौन से स्तर पे जाकर ऊर्जा देंगे ताकि जल्दी रोटेट करे, तो उसी के ऊर्जा स्तर हमें क्या करने, बनाने हैं दोस्तों। क्या करने हैं, उसी के ऊर्जा स्तरों को हमें बनाना है। तो आई होप आपको रोटेशनल समझ में आया होगा, किसी मॉलिक्यूल्स को हम रोटेट कैसे करवा सकते हैं दोस्तों। फिर बात आती है, अब इसमें क्या होता है, ऊर्जा स्तर का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला डिराइव करने के बारे में यहां पर नहीं पूछा है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो आप यहां क्या करोगे, फॉर्मूला पहले से आपको याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले को हम लिखेंगे और फिर उसके आधार पर इसके ऊर्जा स्तरों को क्या करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आपको दृढ़ घूर्णन की पता चल गई, यानी रिजिड रोटर जो आपका होता है दोस्तों, वो रिजिड रोटर क्या होगा, रिजिड रोटर वो होगा जिसमें किसी भी परमाणु की रिजिड, कौन सा, रिजिड रोटर क्या होगा जिसमें किसी मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं चेंज होनी चाहिए, बंध की दूरी चेंज नहीं होगी तो वो रिजिड रोटर या फिर दृढ़ घूर्णक कहलाएगा। अब बात आती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए दोस्तों इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है EJ इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन j इंटू J+1। क्या होता है दोस्तों, EJ इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई J इंटू J+1, या फिर इसकी दूसरी फॉर्म ये आती है, ये हो जाती है आपकी जूल में, और यदि मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिखूँ तो हो जाएगा h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी J इंटू J+1। ये किस में होगी दोस्तों, आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। तो सर ये h क्या है, तो h आपका दोस्तों वही प्लांक कांस्टेंट है। कौन सा है दोस्तों, आपका प्लांक कांस्टेंट है। पाई का मान आपको पता है। I होता है दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर आपको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। यानी आपका ये वाला बॉन्ड के बीच, मान लो ये वाला एटम भारी है तो ये वाला थोड़ा सा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों का मास, इनको मिलाकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको यहाँ पर ज्यादा इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इसकी ऊर्जा स्तर बनाते हैं। और सी क्या है, आपका प्रकाश का वेग। क्या है, प्रकाश का वेग दोस्तों। तो यहां पर इस प्रकार का फॉर्मूला आएगा। तो दोस्तों यहां पर प्लांक कांस्टेंट हो गया, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। 8 आपकी कांस्टेंट है, पाई आपकी कांस्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, यदि ये मॉलिक्यूल वेट फिक्स है और इसके बीच की बॉन्ड लेंथ को हम बढ़ा नहीं रहे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा दोस्तों, आपका फिक्स होगा, और प्रकाश का वेग भी क्या होता है दोस्तों, आपका फिक्स होता है। तो क्या मैं इस पूरी टर्म को, यानी ये वाली जो टर्म है दोस्तों आपकी, इस पूरी टर्म को क्या मैं एक कांस्टेंट या एक चिन्ह के रूप में रख सकता हूं दोस्तों? तो मैं मान लो इस पूरे को क्या लिख देता हूं, बी। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, बी। तो अपना ई जे का फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, ई जे इज इक्वल टू बी इंटू J+1। अच्छा हाँ, यहां पर आपको एक और बात का कंफ्यूजन कि J क्या है, तो J को हम बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, घूर्णन क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों, रोटेशनल क्वांटम नंबर या फिर घूर्णन क्वांटम संख्या। तो ये हो गया आपका J, क्या हो गया, घूर्णन क्वांटम संख्या। तो अपने पास में ये वाला फॉर्मूला दोस्तों आ गया है। तो इसी फॉर्मूले से हम उसके ऊर्जा स्तर निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों अभी आप समझ लो इसकी जगह मैंने B लिखा है। ये सारी टर्म क्या है, आपकी कांस्टेंट है दोस्तों, तो इस कांस्टेंट को मैंने B से लिख दिया है। J की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और J की वैल्यू क्या क्या रहेगी दोस्तों, उसी के आधार पर आपके ऊर्जा स्तर बन जाएंगे। क्या होगा दोस्तों, आपके ऊर्जा स्तर बन जाएगी। यानी ये वाली कौन सी एनर्जी, किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करवाने के लिए दी गई ऊर्जा, इसके बराबर होनी चाहिए। यहां पर आपकी J की जो वैल्यू है दोस्तों, J की वैल्यू आपकी होगी 0 1 2 3 4।
ऐसे बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होगी। अब आपकी 0 वैल्यू रखो, यानी आपकी J की जगह आपने क्या रख दिया है, 0 रखोगे दोस्तों, तो E0 इज इक्वल्स टू B, और क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1। तो दोस्तों आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सबसे नीचे की तरफ हम लिख देंगे 0B, या फिर हम क्या लिख देंगे 0। यानी इसको ऊर्जा सबसे पहले कितनी देनी पड़ रही है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आपको इसकी ऊर्जा देनी पड़ रही है दोस्तों। आई बात समझ में? पेन का कलर चेंज कर देता हूं, 0 के बराबर देनी। यहां पर हम J की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों B, 1 इंटू 1 प्लस 1। तो दोस्तों आपकी जो सेकेंड ऊर्जा स्तर जो आएगा वो दोस्तों आपका आ जाएगा 2B के बराबर। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 2B के ऊपर। थर्ड में अब हम क्या करेंगे, J की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे, क्योंकि ये जो क्या होता है J क्या है आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर या फिर घूर्णन क्वांटम संख्या होती है दोस्तों। इसकी वैल्यू जो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रख लो, बहुत है। फिर होता है E, अब यहां पर 1 रख के देख लिया, अब अपन कितना रखेंगे E2 इज इक्वल टू B, J की जगह 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 3 इंटू 2 5, 3 इंटू 2 6, कितना होता है दोस्तों 6, 3 इंटू 2 5 नहीं होता है, 6B। तो ये हो गया। अब यहां से 0 से 2 इतना गैप है, तो 2 से 6 कितना, 2 से 6 तो गैप थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम यहां कितना लिख देंगे 6B। कितना लिख देंगे दोस्तों 6B। फिर J की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 3, तो कितना आ जाएगा B, 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 4, और ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12B। कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 12B। तो यहां पर अब वापस इसका ऊर्जा स्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12B के बराबर। तो इस प्रकार के ऊर्जा स्तर बनेंगे किसके दोस्तों, दृढ़ घूर्णक या फिर रिजिड रोटर के। किसके, दृढ़ घूर्णक या फिर रिजिड रोटर के ऊर्जा स्तर कुछ इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। तो क्या दोस्तों, आपने किसी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी, तो इसके बंडल के रूप में एनर्जी दोगे तो वो अलग अलग ऊर्जा स्तर में जाकर क्या करेगा, रोटेट करने लग जाएगा या फिर घूर्णन करने लग जाएगा। और इसके ऊर्जा स्तर इसके ऊपर भी आपके वैसे वैसे J की वैल्यू आप रखते जाओगे तो इसके ऊर्जा स्तर आपके अलग अलग आते जाएंगे। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दोस्तों वो किसके बराबर होगा, तो यहां पर आप क्या करोगे EJ+1 माइनस EJ निकालो। इसमें EJ+1 और EJ करके निकालोगे तो दोस्तों आपके पास डेल्टा E आ जाएगा 2B J इंटू बार बार प्लस हो रहा है, J+1। कितना आ जाएगा आपका 2B J इंटू J+1। इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का गैप आ जाएगा, और इसके बीच का भी गैप कितना होगा दोस्तों आपका 2B J इंटू J+1 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी दृढ़ घूर्णक या फिर रिजिड रोटर के लिए क्या निकाल सकते हो, ऊर्जा निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, सरल दोलन गति के लिए एक द्विपरमाणुवीय अणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों को समझाइए। किसके बारे में है दोस्तों, आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। किसके बारे में दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर या फिर सरल दोलन द्विपरमाणुवीय अणु के बारे में। इसके भी पहले उसके जो एनर्जी स्तर हमने देखे थे, किसके देखे थे, रिजिड रोटर की या फिर दृढ़ घूर्णक के देखे थे, वैसे ही इसके क्या देखने, हमें एनर्जी ऑर्डर देखने। तो दोस्तों इसके एनर्जी स्तर को समझने के लिए आपको फिर से इस बात को लेते हैं। पहली बार क्या बताया था कि रिजिड रोटर क्या होगा, इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या नहीं होनी चाहिए, बदलनी ही नहीं चाहिए, और उसको रोटेट करवाते तो रिजिड रोटर हो गया। आई बात समझ। अब क्या है आपका सरल दोलन या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है आपका, उसमें भी कितने परमाणु होने चाहिए, 2 परमाणु होने चाहिए। तो दोस्तों वैसे ये मान लो Cl है और ये आपका हाइड्रोजन है।
सरल दोलन का मतलब ये हुआ, या सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का मतलब ये हुआ कि आप इसको कितना भी खींचो, ये बॉन्ड है आपका, कौन सा, मान लो ये वाला आपका बॉन्ड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बीच का बंध है, आप इसको कितना भी खींचो जोर लगाकर, उसको छोड़ो तब वो वापस अपनी स्थिति में आ जाए, या फिर इस बॉन्ड को कितना भी दबाओ वापस छोड़ो तब वो आपस में उसी अवस्था में आ जाए, इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको कैसा बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, यानी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा। मान लो यहां पर आपने कोई पत्थर है, यहां आपकी स्प्रिंग फिक्स कर रखी है, यहां पर आपने कुछ चीज से बांध रखा है, इस स्प्रिंग को आप खींचो वापस छोड़ो उसी अवस्था में आ जाती है, स्प्रिंग को आप दबाओ वापस छोड़ो उसी अवस्था में आ जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अब दोस्तों इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल होगा, अब इसको खींचने से बढ़ रहा है, वापस छोड़ने से पुनः अपनी अवस्था में आ रहा है, तो इससे क्या होता है, ये इस प्रकार से वाइब्रेट होता है या फिर कंपन होती है, क्या होती है दोस्तों, आपका वाइब्रेट होता है या फिर कंपन उत्पन्न होती है। तो इसमें हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पर जो ऊर्जा स्तर आपके आएंगे, यहां पर जो अलग अलग ऊर्जा स्तर जो आएंगे वो किसके आएंगे दोस्तों, आपके कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आएंगे। तो वैसे ही दोस्तों इसके लिए भी आपके क्या होंगे दोस्तों, वैल्यू, यानी अब मैं वापस आपको उसकी एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव नहीं करवा सकता, इसके लिए भी आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ऊर्जा स्तर बताने हैं और मैं बताने बैठूंगा तो यहां पर आपका लंबा चला जाएगा लेक्चर। इसलिए वहां पर क्या था, ई जे, यहां पर होगा ई वी, वहां पर जे क्या था आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर या फिर घूर्णन क्वांटम संख्या, यहां आपका वी क्या है दोस्तों, यहां आपका वी है आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, क्या है दोस्तों, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या फिर आपका कंपन क्वांटम संख्या। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों हाफ इंटू नहीं, हाफ प्लस वी इंटू। तो दोस्तों आपका ये हो गया आपका ओमेगा बार। अब ये ओमेगा बार है, ये किसके बराबर होगा, तो ये दोस्तों बराबर होगा, ये होता है 1/2 पाई सी के अपॉन म्यू। अब बात आती है सी क्या है, सी वही प्रकाश का वेग है, ओमेगा क्या है दोस्तों आपका, तो ओमेगा आपका है ये आवृत्ति है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, किसी भी मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करवाना है, उसको वाइब्रेट करवाने के लिए आपको कितनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, और वो भी किसके रूप में, फ्रीक्वेंसी नंबर के रूप में जो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो यहाँ आपका के क्या है, तो के आपका हो जाएगा दोस्तों फोर्स कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, बल नियतांक, क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट या फिर बल नियतांक। म्यू होता है आपका सम्मानित द्रव्यमान या फिर रिड्यूस मास, क्या होता है दोस्तों आपका म्यू, सम्मानित द्रव्यमान या फिर रिड्यूस मास। तो ये जो रिड्यूस मास है दोस्तों, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये रिड्यूस मास क्या होता है, मान लो आपका यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, तो इसका रिड्यूस मास आपको निकालना होता तो आप क्या लिखते हो, M1, मान लो इसका M1 है और इसका क्या है M2 है, तो M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 करते हो तो आपका ये क्या निकल जाता है दोस्तों, रिड्यूस मास निकल जाता है। तो ये म्यू हो गया आपका रिड्यूस मास, के हो गया आपका फोर्स कांस्टेंट यानी बल नियंत्रण, दोनों के बीच में कितना फोर्स या बल लगा हुआ है, सी आपका प्रकाश का वेग, पाई आपको पता ही है, और 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये इस प्रकार से आपका क्या आता है दोस्तों, ये आपका एनर्जी की टर्म आ गई है। अब ये वाली टर्म हमें यहां पर याद रखनी है, और V आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या फिर कंपन क्वांटम संख्या। इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या क्या होगी आपका, V इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ती जाएगी। अब यदि हम पहले वाले का देखें तो V0 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 0 ओमेगा। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, हाफ ओमेगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी, हाफ ओमेगा। तो पहला आपका एनर्जी लेवल आएगा दोस्तों, और ये ऐसे प्रबला में लिखा जाता है दोस्तों। तो पहले आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी, हाफ ओमेगा आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी, हाफ ओमेगा आ गई। 2 सेकेंड, सॉरी दोस्तों बीच में डिस्टर्ब हो गए थोड़े से। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर अभी 0 वैल्यू रखेंगे तो कितना आ रहा है, हाफ ओमेगा आएगा। कितनी वैल्यू आ रही है अपने पास, हाफ ओमेगा। अब यदि क्वांटम संख्या, कौन सी क्वांटम संख्या, रोटेशनल नहीं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कितना रख दें, 1 रख देंगे, तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगी, हाफ प्लस 1 ओमेगा बार
तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 3/2 ओमेगा बार। तो दोस्तों ये आ जाएगा इसके बाद में यहाँ पर 3/2 ओमेगा बार। वैसे ही दोस्तों अब वापस 2 रखोगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/2। कितनी आ जाएगी दोस्तों 5/2 ओमेगा बार। फिर कितनी आ जाएगी दोस्तों आपकी 7/2 ओमेगा बार। आई बात समझ दोस्तों, कितनी आ जाएगी 7/2 ओमेगा बार। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपके एनर्जी क्रम चलते रहेंगे। यहां पर इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा दोस्तों, आपका सिर्फ होगा ओमेगा बार। कितना होगा दोस्तों आपका ओमेगा बार। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे सरल दोलन गति के लिए एक परमाणु अणु की विभिन्न ऊर्जा स्तर, यानी आपका जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, उसके एनर्जी स्तर कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पीछे वाले में क्या था आपका दृढ़ घूर्णक था, यानी वहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, यहाँ पर क्या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ऊर्जा स्तर है। उन दोनों के बीच का ऊर्जा स्तर कितना था दोस्तों, तो वो था 2BJ × J+1। इनके बीच का ओमेगा स्तर कितना है दोस्तों, ओमेगा बार। इन दोनों के बीच का गैप कितना, ओमेगा बार। वैसे ही आप इनके क्वांटम नंबर और ऐड करते जाओगे तो ऊपर की तरफ ही दोस्तों बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आज आप वैसे टाइम काफ़ी लेट हो गए हैं थोड़ा सा, तो बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट के रूप में आपको जो प्यार आप में दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए 12th प्लस के साथ। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि कोई अच्छे तरीके से हमें सिलेबस कवर करवा रहा है। धन्यवाद।